बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 12th क्लास का हमारा जो कितने नंबर आई थिंक 9th या 7th या 8th या 9th या 8th लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द जीन व्हाट इज़ अ जीन। एक्चुअली हमने जो आप पहले मुझे बता रही थी कि हमने जो बात की है दैट वाज अबाउट द फर्स्ट इज़ द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, देन डीएनए थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस और डीएनए किस तरह से इनहेरिटेंस में टेक पार्ट करता है। फिर हमने डीएनए रेप्लिकेशन को भी पढ़ा। तो अब एक असल में हुआ जो आपने पहले बात की थी कि याद आया आपको वो एक पुराना नज़रिया था कि अगर क्रोमोसोम्स या डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी डिफरेंट ट्रेट्स, तो फिर नंबर ऑफ ट्रेट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रेट्स बहुत सारे हैं और क्रोमोसोम सिर्फ 46 हैं, तो वाई इट इज़ डिफरेंट। तो एक बात तो ये थी, इसका मतलब ये था कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक ट्रेट के लिए नहीं होता, एक क्रोमोसोम वावा सारे ट्रेट्स के लिए होता है और उनके लिए कोड करता है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। तो वो हमने एक बात तो थोड़ा सा जहन में आइडिया था, लेकिन अगर मैं आपको मॉडर्न जीनेटिक्स में जीन की डेफिनेशन एक बता देता हूँ तो जीन हम कहेंगे दीज आर दी सेगमेंट ऑफ डीएनए। मैंने आपको 10th क्लास में इसकी बड़ी अच्छी, आपने 10th शायद नहीं पढ़ी मुझसे, ठीक है, बल्कि मैंने आपको एक चैप्टर में जीन की बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई थी कि खैर छोड़ो। द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है, या हम कहेंगे द इंस्ट्रक्शंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन ऑफ दैट प्रोटीन। ये है मॉडर्न डेफिनेशन। लेकिन बेटा ये 1902 में ये इस्टेब्लिश नहीं थी हुई, तब पता नहीं था कि व्हाट एक्चुअली इज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस इन डीएनए, डीएनए के कितने टुकड़े हैं, कौन सा क्या करता है, और ये भी नहीं पता था कि वो चलो ये तो पता लग गया कि डीएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस, बट ये नहीं था पता हाउ इज डीएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस, यानी मैकेनिज्म क्या है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुल्तान, तो मैं कैसे जा रहा हूँ, रास्ता क्या है, कौन से रास्ते से, किस गाड़ी पे बैठ के या उड़ के या पैदल चल के, जिस तरह भी जा रहा हूँ, वो मैकेनिज्म क्या है, ये तब डिफाइन नहीं था। उस वक्त दो साइंसदान थे जिनका नाम था आर्चिबाल्ड गैरोड और दूसरा था विलियम बैटिसन एंड बैटिसन। इन लोगों का एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था जो कि इन्होंने लोगों ने उस वक्त ये बात की थी, दैट वाज इन्होंने एक चीज नोट की थी। खैर वो एक्सप्लेन तो हम बाद में करेंगे। नोट इन्होंने क्या किया था कि सम डिजीजेस जो ऐसी हैं विच रन इन फैमिलीज, और वो जो डिजीजेस हैं वो दे बिहेव एज मेंडेलियन ट्रेट्स। उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जेनेटिक्स की कोई डिजीज होती है या कोई ऐसी डिजीज भी होती है जो जीन बेस्ड होती है, लेकिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब ये एक डिजीज है। फर्स्ट क्या एक डिजीज थी एल्केप्टोन्यूरिया। ये बेटा किस तरह की डिजीज है, इसमें होता यह है कि यूरिन ब्लैक, इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा बंदा जिसके यूरिन के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड, टिसिक एसिड। ये एक एसिड है जो कि जब जैसे ही हवा को एक्सपोज होता है तो ये ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये ब्लैक यूरिन को ब्लैक कर देता है। आमतौर पे नॉर्मल इंसानों में ये वाला जो होमोजेंटिसिक एसिड है ये ब्रेक हो जाता है इनसाइड द बॉडी और ये होता ही नहीं यूरिन में। But in the diseased person which do not have a certain enzyme which is responsible for breaking this homogentic acid, वो ये बनाते नहीं है, इसको तोड़ते नहीं है, जब ये टूटता नहीं तो ये यूरिन में आता है, यूरिन में आता है तो ये ब्लैक हो जाता है।
दिस इज व्हाट वी से होमोजेनिटी एसिटिक एसिड। और ये डिजीज फैमिलीज में रन करती है, जस्ट लाइक कलर ब्लाइंडनेस और समथिंग लाइक हीमोफीलिया और ठीक है डियाबिटीज, इवन वन काइंड ऑफ डियाबिटीज। तो ये जो जेनेटिक यानी डिजीज, यानी ये उन्होंने कहा कि ये फैमिलीज के अंदर, और जब उन्होंने पूरी डिटेल इसको स्टडी किया तो उनको आइडिया हुआ कि ये तो बेसिकली मेंडल के जो ट्रेट्स थे जो जेनेटिक्स से रिलेटेड थे और मेंडेलियन ट्रेट जो बिहेव करते थे, जिस तरह वो उसके एक्सपेरिमेंट थे, ये उस तरह से बिहेव करती हैं। ये उन्होंने खुद करवा के तो नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया फैमिलीज के अंदर जिनकी उस तरीके से शादियां हुई, जिस तरीके से वो मेंडेलियन ट्रेट्स क्रॉस करवाए गए थे, तो उसको आइडिया मिला कि दे बिहेव लाइक मेंडेलियन ट्रेट्स। सही है। तो इस बात को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। बहरहाल उन्होंने क्या कहा जी कि दे स्पेकुलेटेड दैट, इनका फिर मानना ये था इन सारी डिजीजेस को देखने के बाद कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स इन द डीएनए which control these diseases। बेटा सारी diseases are not, some diseases are infectious, infections की वजह से कुछ नॉन इन्फेक्शियस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन some of the diseases उन्होंने कहा कि this kind of the problems they are actually controlled by some factors which are present on the DNA and they are actually transferred from the one parent to the next generation. The diseases are also transferred. So they said like these diseases are controlled by DNA। तो उस वक्त नहीं था पता कि DNA पे क्या है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन ये वाली फाइंडिंग्स एक दफ़ा तो रुक गई, लेकिन उसके बाद 1941 में दो साइंसदान थे जिनके नाम थे बीडल एंड टैटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंसदान थे। इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक काम शुरू कर दिया। इन्होंने कहा जनाब हम जो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं वो जिस तरह का भी है बीडल एंड टैटम एक्सपेरिमेंट, ये जिस तरह का भी हुआ, इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि कौन सी जो डिजीज़ है या क्या वाकई डीएनए कंट्रोल करता है कुछ चीज़ों को, और अगर वो करता है तो क्या वो पूरे का पूरा कंट्रोल करता है या उसके कुछ सेगमेंट्स कंट्रोल करते हैं। सही है, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या काम किया। एक फंगस है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। सही है, न्यूरोस्पोरा को इन्होंने ग्रो करवाया एक चीज़ के ऊपर। एक चीज़ होती है, मैंने बेटा आपको कल बताया था कि मीडियम, फर्ज किया वो मीडियम है एक ट्यूब के अंदर ऐसे स्लांट बना हुआ है, फर्ज किया ये आप प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है वो ख़ास, ठीक है। ये स्लांट क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये सॉलिड मीडियम है। स्लांट से मुराद ये है कि ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड है, तो एक साइड पे जमा हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ये कोई ख़ास चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल वो जेल की तरह की चीज़ होती है, जेली। तो अगर आप देखो कि आप एक बर्तन के अंदर जेली डाल दो पिघला के, तो जैसे आप उसको वो रख दोगे वो उसी बर्तन की शेप ले लेगी और वो वहीं पे फिक्स हो जाएगी। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर वो फंगस ग्रो होती है। फर्ज किया फंगस है रेड कलर की, फर्ज किया तो वो इन्होंने उस फंगस को, ये न्यूरोस्पोरा है बेटा जो इसके ऊपर ग्रो हुई हुई है, ये वाली, ठीक है। और ये है कंप्लीट मीडियम। ये क्या है, कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट मीडियम उसको कहते हैं जिसके अंदर बेटा हर वो चीज़ मौजूद हो जो कि किसी पौधे फंगस को अपने ज़रिए अपने लिए चाहिए होती है, ठीक है। और उसे कोई चीज़ अंदर से प्रोड्यूस नहीं करें। मतलब कंप्लीट मीडियम हमारे लिए क्या होगा, जिस तरह अगर इंसान है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे मजाक है कि इंसानों को आपको पता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड हम खुद नहीं बना सकते, दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि वो बाहर से आते हैं। और अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड भी बंदे को मुफ्त में दे दें तो, और नॉन एसेंशियल भी दे दें जो अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो अंदर से प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं। फ़र्ज़ किया मेरे अंदर अगर एक ख़ास अमाइनो एसिड को बनाने की, हालांकि वो अंदर ही बनता है, आप में वो अंदर बन रहा है, वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी आप उसको खुद मैन्युफैक्चर कर रही, लेकिन मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं उस अमाइनो एसिड को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। फ़र्ज़ किया अगर मैं उस अमाइनो एसिड को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ग्रो तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे जो खुराक मिल रही है उसके अंदर वो ना हो।
समझ आ गई बात की? तो ये आप समझ जाएं कि कंप्लीट मीडियम में हर वो चीज होती है। इसका मतलब है चाहे फंगस के पास कोई चीज सिंथेसाइज करने की ताकत हो चाहे ना हो, वो ग्रो करेगी। ठीक है बेटा, इससे कुछ स्पोर्स लिए गए और वो थे ये वाले स्पोर्स, यानी एक फंगस से उन्होंने स्पोर्स लिए और उन स्पोर्स के ऊपर उन्होंने एक्सरेज मार दी। अब एक्सरेज जब भी किसी चीज के, उस वक्त एक्सरेज पे अच्छा खासा काम हो चुका था, तो ये 1941 का एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सरेज पे जब एक्सरेज से बारे में कहा ही जाता था कि एक्सरेज डीएनए को डैमेज करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्पोर्स हैं इनके ऊपर चूंकि हमने मार दिया है, उसे क्या कहते हैं, एक्सरेज, तो इनका डीएनए कहीं ना कहीं से डैमेज हुआ होगा है। तो जहां जहां से डैमेज हुआ होगा, अभी कंफर्म नहीं है वो, मैंने कहा था ये डेफिनेशन मॉडर्न जेनेटिक्स की है, ये अभी फर्ज किया, अभी तो जीन्स का पता भी नहीं है, अभी तो बस इतना पता है कि देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच कंट्रोलिंग समथिंग दे आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर डीएनए पे वो फैक्टर हो सकता है, देखो जी 10 फैक्टर लगे हुए, तो मैं एक्सरे मारूंगा तो कोई एक फैक्टर तो डैमेज होगा ना जी, समझ आ गई बात? तो ये काम बेटा उन्होंने किया कि उन्होंने एक एक्सरेज मार के, यानी हम कहेंगे दीज एक्सरेज डैमेज्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए, ये भी उन्होंने अज्यूम किया। ठीक है, पता तो नहीं है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने इन स्पोर्स को दोबारा एक कंप्लीट मीडियम के ऊपर उगा दिया। हम कहेंगे सर अब तो कंप्लीट मीडियम लाइक दिस, तो मुझे बताओ बेटा, इनमें से फर्ज किया एक स्पोर लिया है, एक स्पोर, मैं सारे स्पोर नहीं, इस एक स्पोर का कोई एक पार्ट डैमेज्ड है, कोई एक पार्ट, ये सारे स्पोर्स का नहीं, तो ये कोई एक पार्ट फर्ज किया ये वाले स्पोर का जी डैमेज्ड है, तो अब इसको कंप्लीट, ये फिर से कंप्लीट मीडियम है, तो बेटा मुझे बताओ फंगस इस पे ग्रो होगी कि नहीं होगी? होनी भी चाहिए, क्योंकि चाहे उसके पास कोई चीज बनाने की ताकत हो या ना हो, फंगस ने दोबारा ग्रो होना है, क्योंकि ये मीडियम उसको सारा कुछ दे रहा है। सही है बेटा? फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इस फंगस के स्पोर को अब उन्होंने क्या काम किया, इन एक स्पोर, इनमें से बहुत मुख्तलिफ स्पोर भी ले लिए, क्योंकि ये एक स्पोर की औलाद थी सारी, तो इनके अंदर कोई एक खास चीज नहीं है, यानी एक खास एरिया इनका डैमेज हुआ है। अब उन्होंने इसको मिनिमल मीडियम पे ग्रो कराया। मिनिमल मीडियम क्या होता है बेटा? जिसमें सारे ना हो। सही है? और मिनिमल मीडियम होता है जिसमें सिर्फ सॉल्ट हो, नमक हो, वाटर हो, अमोनिया हो, यानी बेसिक चीजें हो, कि आप अमाइनो एसिड बनाने हो तो आप अमोनिया से बनाए ना, आप एसिड से बनाए ना, आप एसिड के सॉल्ट से बनाए ना, आप खुद बनाया अमाइनो एसिड तो उसमें नहीं होगा। सही है? फर्ज किया आर्जिनिन एक चीज अमाइनो एसिड है, ठीक है, आर्जिनिन बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सामान दे दो, आर्जिनिन ना दो, ये मिनिमल मीडियम है, यानी विच कंटेन्स ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कि अगर पूरे का पूरा न्यूरोस्पोरा का स्पोर ठीक होगा तो वो इनसे भी सारा कुछ बना सकेगा, लेकिन अगर वो सही नहीं होगा तो उसे पूरा मीडियम जब तक नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा? तो फिर क्या किया गया, तो जब इस पे डाला गया तो वो ग्रो नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि वही स्पोर जो मैंने यहां से लिया था वो यहां ग्रो हो गया था। चलो आप यहां की बजाय यहां से डायरेक्ट इसी स्पोर की एक कॉपी लेने फर्ज किया, ठीक है, वैसे तो ये स्टेप लाजमी है लेकिन किताब में शायद नहीं लिखा हुआ, तो चलो ठीक है, सही है। तो जब आप इस यानी कंप्लीट मीडियम पे वो चीज ग्रो हो रही है, मिनिमल मीडियम पे वो चीज ग्रो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एक खास ऐसा फैक्टर है जिसको बनाने की डेफिशिएंसी इसमें मौजूद है। और वो फैक्टर क्यों आया है? क्योंकि डीएनए के ऊपर डैमेज हो चुका है। सही है? अच्छा, अब बेटा उन्होंने एक काम किया कि बहुत सारे मिनिमल मीडियम लिए इसी के लिए, ये तो एक फैक्टर था ना, एक, अब बहुत सारे मिनिमल मीडियम है, फर्ज किया ये भी है,
ठीक है जी, ये भी है, देन वी से दैट ये भी है, सही है ना। बहुत सारे मिनिमल मीडियम ले लिए और उनके अंदर अब वो क्या करेंगे, स्पोर एक ही है, यानी एक ही नस्ल चलती आ रही है स्पोर्स की, वो सारों को तो अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह ये एक स्पोर की जनरेशन है, ठीक है। तो हर एक स्पोर के लिए ये भी सेम मीडियम है, लेकिन अब इसमें एक एक चीज एक्स्ट्रा डालते जाएंगे। फर्ज किया उनको रिक्वायरमेंट, फंगस को ग्रो करने के लिए फर्ज किया चाहिए होती हैं 10 चीजें। पहले उन्होंने नॉर्मल होते तो उन्होंने इसी से 10 चीजें खुद बना लेनी थी, मैन्युफैक्चर कर लेनी थी, लेकिन अब उनके पास एबिलिटी नहीं है। तो हमें यह पता लगाना हो कि किस चीज को बनाने की एबिलिटी उनमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, एक चीज नंबर 1 इसमें डाल देंगे, नंबर 2 इसमें डाल देंगे, 3 इसमें डाल देंगे, 4 5 6 7 8 9। फर्ज किया ये 5 नंबर वाली चीज का नाम है आर्जिनिन। बेटा बाकी सारी लिखी हुई है किताब में, वो याद करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फर्ज किया एक आर्जिनिन है, इसका मतलब ये है कि है ये भाई साहब मिनिमल मीडियम ये वाला, पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज डली हुई है, ठीक है बेटा। अगर बाकी सारी चीजें इसमें नहीं है, ये इसमें फर्ज किया इनमें से कोई एक और फर्ज किया लगा दो जी, कोलिन, इसमें फर्ज किया सारा है मिनिमल मीडियम, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, उसे क्या कहते हैं, कोलिन, बनी बनाई दे दिए, सही है। तो ये डाली तो इसका मतलब है वो ग्रो नहीं हुआ, इसका मतलब है मसला कोलिन का नहीं है। दूसरी चीज डाली उसके भी ग्रो नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई और चीज है जो अभी हमने नहीं डाली। तीसरी चीज डाली, 4th 5th, जब हमने आर्जिनिन डाली तो वो ग्रो हो गई फंगस। फर्ज किया, इसका मतलब ये है कि इस वाली नस्ल में, इस वाले स्पोर्स की नस्ल में, यानी ये जो स्पोर एक हमने जिसकी जनरेशन ली थी, मैंने इसलिए कहा था वहां से ले लो, ठीक है। जिस स्पोर की हमने यहां से नस्ल ली थी उसके अंदर आर्जिनिन का पार्ट डैमेज हुआ था डीएनए का, सही है। जब दूसरे स्पोर के साथ यही सूरत हाल करेंगे तो उसका कोई और पार्ट डैमेज हुआ है, जब तीसरे के साथ करेंगे तो उसका कोई और पार्ट डैमेज हुआ है। इट मींस कोई ऐसा पार्ट, अच्छा फिर इवन यहां तक तो इस तरह इन्होंने बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई की, मेनी फैक्टर्स दे आइडेंटिफाइड विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन या फॉर द मैन्युफैक्चर या फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, सही है। वो फंगस को अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलता वो ग्रो कर जाती थी। फर्ज किया एक दूसरा स्पोर लिया, उसमें आर्जिनिन भी डाली तो ग्रो नहीं हुआ, फर्ज किया उसमें कोलिन डाली तो ग्रो हो गया, इसका मतलब है उसका वो पार्ट डैमेज था जो कोलिन बनाने के लिए चाहिए होता है। समझ आ गई बात की। तो दिस इज व्हाट वी से के कोडिंग के, इसका मतलब है उसका वो जीन अभी पता नहीं लगा, अभी जीन का पता नहीं लगा, लेकिन भी उसका वो पार्ट, वो टुकड़ा डैमेज्ड है। और वो जब उन्होंने फिर जब एडवांस टेक्निक्स आई तो साफ जाहिर होना शुरू हो गया कि एक आर्जिनिन की प्रोडक्शन के लिए जो सामान चाहिए, आर्जिनिन की प्रोडक्शन के लिए 1 2 3 4 5 फर्ज किया एंजाइम चाहिए, आगे है भी आर्जिनिन बायोसिंथेटिक पाथवे, उसके अंदर 1 2 3 4 एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो जो सा एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक खास एंजाइम अगर एब्सेंस होगा आर्जिनिन नहीं बनेगी, और उस एंजाइम का डीएनए के ऊपर कौन सा टुकड़ा, इवन दे आइडेंटिफाइड दैट कि जनाब फला नंबर क्रोमोसोम पे ए वाले से ए वाला हिस्सा अगर डैमेज हो, खराब हो जाए, ऐसे डैमेज को पता है क्या कहते हैं, म्यूटेशन। द चेंजेस इन द डीएनए आर कॉल्ड म्यूटेशंस, जो खुद ब खुद आ जाए ना किसी वजह से, फॉरेन सोर्स की वजह से, इवन सम टाइम अंदर से खुद ब खुद भी प्रोड्यूस होती रहती है, सही है। तो ऐसी द चेंजेस इन द डीएनए आर कॉल्ड म्यूटेशंस, और ऐसे लोग जिनके या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वो म्यूटेशंस हो उन्हें म्यूटेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेंट्स। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दी दे आइडेंटिफाइड मैनी जो फैक्टर्स विच वर डैमेज्ड एंड दे वर अनएबल, द ऑर्गेनिजम्स वर अनएबल टू प्रोड्यूस अ सर्टेन थिंग। ये न्यूरोस्पोरा के बाद और भी ऑर्गेनिज्म पे फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, और फाइनली ये बताया गया कि अगर डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा डैमेज हो तो कोई एक खास एंजाइम
नहीं होता, एक खास प्रोटीन बॉडी में नहीं होती। इट मीन्स दैट स्पेसिफिक एरिया इज कंटेनिंग सम इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट प्रोटीन दैट वाज लेटर ऑन कॉल्ड एज अ जीन। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।